नमस्कार मित्रों, मैं एम.के. वर्मा पैंथर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने टारगेट को हिट करने के लिए लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। मित्रों, आगामी 19 जून को होने वाली राजस्व लेखपाल की परीक्षा हम सभी लोगों का टारगेट है। हम लोग का एक मिशन चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 19 जून के एग्ज़ाम में बढ़िया सफलता अर्जित करें और हमारे द्वारा जो जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है उससे आप सभी लोग लाभान्वित हों। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, बहुत तेज़ी के साथ वीडियो को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में पिछले वाले वीडियो के 4 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, क्योंकि वो पहले वाले वीडियो में छूट गए थे, क्योंकि यहाँ का जो है ये सिस्टम बैठ रहा था। तो आज उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, एक मोटिवेशनल कोड लिखा हुआ है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। बिल्कुल सत्य है, किस्मत से कुछ नहीं होता है। जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं वो जान लीजिए कायर होते हैं। अगर आपके इरादों में दम होगा तो निश्चित ही किसी भी परीक्षा को आप क्रैक कर सकते हैं। तो लेखपाल की परीक्षा को भी आप लोग हिट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी सीटें हैं, 8085 सीटें हैं। तो आपको इसमें एक सीट ले लेना है, किसी भी प्रकार से मेहनत करके ले लेना है। बहुत से युवाओं का जान लीजिए कि इस पे एकदम दिल आया हुआ है, लोग जो है रात दिन एक किए हुए हैं। तो आप भी उसमें पीछे नहीं रहेंगे और इस नौकरी को हथिया लेना है किसी भी तरीके से। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो देखिए, पहले वाले वीडियो का है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक बार आप लोग देख लीजिए और फिर उसके बाद हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। बाकी ये जो डेट दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 का जो डेट दिया हुआ है, ये आप लोग जान रहे हैं, ये गणतंत्र दिवस है। गणतंत्रता दिवस जिसे कहते हैं, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इस डेट को, और संविधान को इसी दिन लागू किया गया था। और ये वाला विकल्प स्वतंत्रता दिवस का है, और ये वाला जो विकल्प है 24 जनवरी 1950 का, इस संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकारें ग्राम पंचायत का गठन कर सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वाला जो विकल्प इसमें दिया, अनुच्छेद 32, डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा इस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि अगर सरकार कोई कानून बना रही है और उससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा। यहां ध्यान देने वाली बात एक और है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा, और जो उद्देशिका है, यानी प्रस्तावना जो संविधान की है, उद्देशिका
इसको भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन बन जाएंगे, प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा कही गई है। बाकी इस क्वेश्चन का तो आंसर बी हो जाएगा। और जो सी वाला विकल्प है अनुच्छेद 51, ये इसमें दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा इसमें दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा दिया हुआ है और इसमें अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दिया हुआ है, समान नागरिक संहिता, और ये अभी केवल गोवा में लागू है और कहीं नहीं लागू है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। एक समय मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हुआ करते थे। इनका मानना यह था कि अगर गांधी जी खिलाफत आंदोलन में भागीदारी अपनी निभाएंगे तो इससे कट्टरपंथी लोग जो है और ही उग्र हो जाएंगे। तो उन्होंने गांधी जी को सचेत किया था कि आप ऐसा ना करें। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। और ये मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, ये सब लोग इसके सपोर्ट में थे कि गांधी जी खिलाफत आंदोलन की इसमें भागीदारी करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवरामन समिति। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समिति इंपॉर्टेंट है। और नाबार्ड क्या काम करता है? नाबार्ड कृषि से संबंधित लोन उपलब्ध कराता है। कृषि के क्षेत्र में ये जो है धन उपलब्ध कराने वाला सबसे बड़ी संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अब देखिए इस वीडियो का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, 25 क्वेश्चन इसके हैं। अगर आप इन 25 प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो लेखपाल की परीक्षा को तोड़ के आएंगे, उसके पेपर को रौंद के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगे रहिए, क्यों साथ में बने रहिए बस। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहां से लिया गया भैया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया। लेकिन अगर उद्देशिका की भाषा की बात की जाए, उद्देशिका की भाषा, यहां ध्यान देना है, उद्देशिका ही प्रस्तावना है, उद्देशिका ही प्रस्तावना है। तो अगर उद्देशिका ना लिख करके प्रस्तावना लिखा है तब भी आंसर वही होगा। उद्देशिका प्रस्तावना दोनों एक ही चीज है। तो उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा दे देगा तो बहुत लोग गच्चा खा जाएंगे, उनको लगेगा अरे भाई वही यूएसए ही इसका आंसर होगा। तो यहां ध्यान देना है, अगर उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है तो ये हो जाएगा यूएसए के संविधान से लिया गया है। और अगर उसकी भाषा पूछ लेगा, उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसको हमें ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां देखिए ये नागरिकता दिया हुआ, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य, ये संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसको कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देना है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में दिया गया है, एकदम सही है। भाग 2 में नागरिकता दी गई, 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। तो अच्छा, मौलिक अधिकार का है भाग 3 में, देखिए ये भी दिया हुआ, ये भी सुमेलित है। मौलिक कर्तव्य के सामने लिखा हुआ है संविधान का भाग 6A लिखा हुआ है, 6A।
यहां ध्यान देना है, ये रोमन लिपि में हमको कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है। वास्तव में मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में दिया गया है। तो यहां देखिए, यहां 4A 6 लिख दिया है, जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाए। तो बहुत लोग ध्यान नहीं देंगे, तो इसको भी ये 4 ही पढ़ लेंगे, लेकिन जबकि ये ऐसे लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। बहुत लोग गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। और राज्य कहाँ है? राज्य संविधान के भाग 6 में है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, शून्यवाद से संबंधित दार्शनिक है। शून्यवाद से संबंधित कौन से दार्शनिक है? तो ये है नागार्जुन। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक है। ये शून्यवाद से संबंधित है, या माध्यमिक एक आता है, माध्यमिक, ऐसा भी दे सकता है कि माध्यमिक दर्शन से कौन संबंधित है, तो नागार्जुन, और शून्यवाद से भी नागार्जुन। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? तो एक बार देख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को और आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प ए, अंगतुर निकाय। तो इसका देखिए ये क्वेश्चन और बनता है, 16 महाजनपदों से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में? देखो बौद्ध ग्रंथ ना दे करके जैन ग्रंथ दे सकता है। तो बौद्ध ग्रंथ जब देगा और पूछेगा कि किस बौद्ध ग्रंथ में है, तो उसका आंसर हो जाएगा अंगतुर निकाय। लेकिन अगर जैन ग्रंथ पूछ लेगा तो इसका आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। तो इस प्रकार से इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो अंगतुर निकाय लगाएंगे, जैन ग्रंथ पूछेगा तो भगवती सूत्र लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। और इसके एक शासक हुआ करते थे कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि के अनुसार सजाइए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी आ सकता है। तो देखिए हुमायूं द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। तो पहला वाला युद्ध था देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया भाई? इसका सन अगर देखा जाए तो 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर उसके बाद में आता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध यह है 1539 ईस्वी में, याद कर लीजिए 1539 ईस्वी में। फिर उसके बाद में कन्नौज का युद्ध है। कन्नौज का युद्ध यह है 1540 ईस्वी। इसी को कन्नौज ना कहा करके बिलग्राम भी दे देता है। बिलग्राम, ध्यान देना है, बिलग्राम का युद्ध पूछ लेगा तब भी यही आंसर हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1540 ईस्वी। और बाकी एक बच रहा है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध तो ये है 1555 ईस्वी। तो इस प्रकार से ये इसका जो है जितने युद्ध लड़े गए थे सबका ये सन है, इसके हिसाब से हम क्रम लगा लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए जितने ये मुगल बादशाह दिए हुए हैं, इनके मकबरे को मिलाने के लिए कह रहा है। इनको इनका मकबरा कहाँ है? ठीक है, ये इधर मकबरे का स्थान दिया हुआ है, यहां मुगल बादशाह दिया हुआ। तो बाबर का मकबरा कहां था? काबुल में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में।
जहांगीर का मकबरा लाहौर में और शाहजहां का मकबरा आगरा में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इस तरह से हम मिलाएंगे। नीचे दिया रहेगा मिलाने के लिए, ए से जो ए से 3 को मिलाना है, बी से 4 को मिलाना है, सी से 1 को मिलाना है और डी से 2 को मिलाना है। तो इस प्रकार से हम मिला लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये जान लेना है कि किसका मकबरा कहाँ है। ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ये पूछता है कभी कभी, देखो दे देता है कि किस बादशाह का मकबरा अपने देश में नहीं है, बाहर है। तो ये जहांगीर का देखिए लाहौर में है और बाबर का काबुल में है। इसको हमें ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो 4 विकल्प दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 ईस्वी में। और यही जो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, यही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया था। यही ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो गया 1828 ईस्वी में। तो 2 क्वेश्चन हो गया। अगर पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तब भी उसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और किस सन में की थी? 1828 ईस्वी में। ठीक। और स्वामी दयानंद सरस्वती है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। आर्य समाज, ये हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद के बारे में जान ही रहे हैं, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन से भी 3-4 क्वेश्चन हम लोग सीख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 9वां क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में इसकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसको शॉर्ट में कहते हैं HSRA। HSRA। ये चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इस संस्था की स्थापना हुई थी। पहले ये HRA हुआ करता था। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष थे सचिंद्रनाथ सान्याल। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, जोगेंद्रनाथ मंडल थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे इसमें, इस वाले में। तो फिर यही कन्वर्ट हो गया, HSRA बन गया। कब बन गया? 1928 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। क्या आरंभ किया भैया? इको मार्क। सरकार इको मार्क लगाती है ऐसे उत्पादों को जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं करते। एक है एग मार्क, एक है ये 1937 में शुरू हुआ। ये खाने पीने की चीज़ों पर ये मार्क लगाया जाता है कि ये चीज़ें शुद्ध हैं, खाने योग्य हैं। इसी प्रकार से ISI मार्का है। ये जो है जो औद्योगिक चीज़ें होती हैं उस पर ये लगाया जाता है ISI मार्का। और वाटर मार्क क्या है? ये लोग जो है अपने फिल्म पे लगाते हैं, कोई फोटो है, कोई पेंटिंग है, उस पर लगाते हैं जिससे कोई उसकी नकल ना कर पाए। तो इस प्रकार से इतनी सब मार्क है। चलिए अगला क्वेश्चन, थक्का बनाने में, खून का थक्का बनाने में कौन से विटामिन की भूमिका होती है? तो यहाँ ये देखना है, विटामिन A, D, E, K दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि विटामिन के अगर शरीर में कम हो जाए तो खून का थक्का नहीं बनेगा, यानी कि अगर खून कहीं से निकलना शुरू हुआ तो लगातार निकलता रहेगा। इसीलिए अगर इस तरह की समस्या किसी को आती है तो विटामिन के का इंजेक्शन उसको लगाया जाता है। बाकी इसका रासायनिक नाम आप लोग जानते ही हैं कि ये है रेटिनॉल, ये है कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलिक्यूनोन इसका रासायनिक नाम है।
तो इस प्रकार से इससे कई क्वेश्चन बन जाएंगे। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका, और ये है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और इसका है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, और के का रासायनिक नाम है फेलिक्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम दिया हुआ है। ठीक, और अगर इसकी कमी रहेगी तो खून में थक्का नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। यह जो है जंतुओं के पैंक्रियास से स्रावित होता है और इस शरीर में किसको, डायबिटीज ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है, और नहीं तो आदमी डायबिटीज का पेशेंट हो जाएगा और उसको इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से लेना पड़ेगा। तो ये जंतु हार्मोन है। और यहां पूछ रहा है कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ये इंसुलिन नहीं है, बाकी ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इसके अलावा एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल, ये जो है ये इतने 3 या 2 5 ये पादप हार्मोन है। तो इससे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनोमीटर किसका मापन करने में प्रयोग होता है? तो मैनोमीटर गैसों का दाब मापता है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। ताप मापने में कौन यूज होता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर से ताप मापते हैं। गैसों का दाब मैनोमीटर से मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापी जाती है, लक्स मीटर, ये हो गया। हवा में आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो पहला दिया हुआ तीस्ता, बहुत ही कसम से बता रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र कि ये कभी भी आ सकता है। इससे क्वेश्चन अब अक्सर आता रहता है, जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र। अगर नदियों से क्वेश्चन आएगा तो ब्रह्मपुत्र से क्वेश्चन आना बनता है। तो 4 नदियां दिया हुआ है, तीस्ता, सुबनसिरी, दिहांग, संकोच। कह रहा कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो आप इसको एक बार देखिए, फिर बताइए, अपना आंसर लगाइए। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम ही बताते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जितनी नदियां दी हुई हैं ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसके अलावा ये जो नदियां दिया हुआ है, इसके अलावा एक नदी और है, जयमोली, जयमोली, केमोंग, कैमोंग, और उसके बाद में दिबांग, दिबांग और लोहित। ये सब नदियां, ये 4 नदियां तो दी हुई थी, ये 4 नदियां और देख लीजिए, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और एक चीज और जान लीजिए, ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत के आंग्सी ग्लेशियर से निकलता है। आंग्सी ग्लेशियर एक है, आंग्सी ग्लेशियर से निकलता है तिब्बत के, और निकल करके यहां देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, उसको कहते हैं यांग्याप दर्रा। उस दर्रे से एंट्री करता है और फिर आता है अरुणाचल प्रदेश में, ये नदी आती है अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम है, क्या नाम है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। और फिर जब असम में एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में इतनी जानकारी हो गई। तो यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो जितनी नदियां दिया हुआ है, तीस्ता, सुबनसिरी, दिहांग, संकोच, जयमोली, कैमोंग, दिबांग, लोहित, और एक नदी और है धनसिरी, धनसिरी, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन इससे आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सुमेलित कीजिए। चलिए, ये देखिए 4 शहर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये शहर किन किन नदियों के तट पर हैं, स्थित हैं। तो पहला देखिए, कटक उड़ीसा का एक शहर है, ये कहाँ है, महानदी पर बसा हुआ है। लुधियाना पंजाब में है, ये सतलज नदी पे है। नासिक महाराष्ट्र में है, तो ये गोदावरी नदी पे है। और उज्जैन एमपी में है, तो ये क्षिप्रा नदी पे है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग मिला देंगे। कटक महानदी पे है, लुधियाना सतलज नदी पे है, नासिक गोदावरी पे है और उज्जैन क्षिप्रा नदी पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है, आता भी रहता है। चलिए अगला देखिए, मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध। देखिए यह 3 बांध दिया हुआ है, मैथान बांध, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध परियोजना कह रहा किस नदी पे बनाए गए हैं, तो ये है आपका बराकर नदी। ये इसका आंसर हो जाएगा बराकर नदी। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। देखो दामोदर है, तो ये जो बराकर है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक नदी है, ठीक, बराकर दामोदर की सहायक नदी है और बराकर नदी पर मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध परियोजना स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद तथा सत्र न्यायालय में, उपरोक्त सभी में। देखिए इसमें लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि कहीं लोग उपरोक्त सभी में टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों के नियुक्ति का प्रावधान है। और वो भी किसमें, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और भी कब की जाती है, जब न्यायाधीशों की गणपूर्ति नहीं होती है। तो क्या करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से और संबंधित, जैसे ये उच्च न्यायालयों से लिए जाते हैं, तो उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सलाह लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये करते हैं और उसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति रहती है। तो इसमें ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 127 के तहत, और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होती है। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार। ये देखिए, ये भी एकदम खतरनाक प्रश्न है, ये जान लीजिए कभी भी आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 1 है 169। इस अनुच्छेद में विधान परिषद के गठन का और उसको समाप्त करने का दोनों प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 169 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और है, पूछेगा कि इस समय यानी वर्तमान समय में हमारे देश के किन किन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, तो कुल 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। 6 राज्यों में विधान परिषद है अपने इंडिया में। अच्छा उसमें पहला कौन है, अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर दूसरा अपना पड़ोसी बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक और 5वां आंध्र प्रदेश और 6वां हो जाएगा तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश में से निकला हुआ था। पहले देखो, पहले जम्मू कश्मीर में भी ये व्यवस्था थी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर से जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, यानी कि जो राज्य पहले हुआ करता था वो अब हट गया।
तो इस प्रकार से वहां जो है विधान परिषद की व्यवस्था भी समाप्त हो गई। तो वर्तमान समय में इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है और वो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद को सृजित किया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। 170 में विधान सभा है, अनुच्छेद 170 में विधान सभा है। अच्छा, और 168 में क्या है? विधानमंडल है, जिसमें विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल तीनों की बात की गई है। और ये जो 101 अनुच्छेद और बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 171 171, इसमें विधान परिषद का प्रावधान दिया गया है, विधान परिषद का प्रावधान। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये ना समझिए कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो राज्यपाल को दे देगा, यहां कंफ्यूजन हो सकता है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी अगर त्याग पत्र देना होगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। IMF, इसको शॉर्ट में कहते हैं IMF। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। भारत भी इसका एक सदस्य है। तो इसका मुख्यालय कहां पूछा है? तो वाशिंगटन डीसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे। ये देखिए, गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यूपी से क्वेश्चन उठाएगा तो ऐसे ही प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, मेला से क्वेश्चन अक्सर आता है। तो गोविंद साहब मेला कहां लगता है? अंबेडकर नगर जिले में लगता है। दूसरा विकल्प देखिए, मेरठ दिया हो, मेरठ में एक बहुत ही फेमस मेला लगता है, नौचंदी। नौचंदी मेला कहां लगता है भैया? तो मेरठ में लगता है। आगरा में सुलह-कुल एक महोत्सव मनाया जाता है। सुलह-कुल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। मथुरा में बहुत से मेले लगते हैं यहाँ भाई। एक देखो मुड़िया मेला, एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुड़िया मेला कहाँ लगता है? तो ब्रज क्षेत्र में, ये मथुरा में पड़ता है मुड़िया मेला। और भी तमाम मेले हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है भैया? भारत माता मंदिर वाराणसी में है। ये क्वेश्चन बहुत आवाला, एक जान लो, इंपॉर्टेंट है ये। भारत माता मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। हाँ, इसको जाने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये है आगरा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं जोश में आकर के प्रयागराज लगा दें तो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आगरा। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करंट का क्वेश्चन मैंने घुसा दिया इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जान लीजिए कभी भी आएगा। इसमें लेखपाल में तो आने का प्रबल चांस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, ध्यान दीजिए 2022 का पूछ रहा है, किस संस्थान को प्रदान किया गया? तो अगर संस्थान पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। अब देखिए, वहीं अगर व्यक्तिगत श्रेणी में पूछ लिया जाए तो सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक है उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष हैं, कौन है? मिस्टर विनोद शर्मा। तो विनोद शर्मा जी को व्यक्तिगत श्रेणी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। और वहीं अगर संस्थागत श्रेणी की बात की जाए तो संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह अवार्ड मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है? अब देखिए, अब की बार पद्म विभूषण पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। उसमें से एक है जनरल बिपिन रावत, मरणोपरांत दिया गया है। राधेश्याम खेमका है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है।
कल्याण सिंह हैं जो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो इनको भी मिला हुआ है। इसमें साइरस पूनावाला को पद्म विभूषण अवार्ड नहीं मिला है, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। अब 4 लोग को पद्म विभूषण मिला है, उसमें कौन है? जनरल विपिन रावत है, राधेश्याम खेमका है, कल्याण सिंह है, एक है और प्रभा आत्रे उनका नाम है, प्रभा आत्रे। तो इस प्रकार से कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है, जिसमें से 3 लोग मरणोपरांत हैं, एक ही लोग जिंदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइरस पूनावाला। तो इस प्रकार से आज का ये 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। इन प्रश्नों को आप ईमानदारी से हल करने का प्रयास करेंगे। अगर 20 क्वेश्चन से ज्यादा आप सही कर लेते हैं, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि लेखपाल की परीक्षा में आप हड़कंप मचा देंगे। जान लीजिए, एकदम आपकी एक सीट पक्की होने वाली है। केवल हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल में टच कीजिए, एकदम निश्चित है सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस सेशन को समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी हिम्मत कभी नहीं हारेंगे, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहिए, बड़ों का आदर करते रहिए। निश्चित ही विजय श्री को आपका वर्ण करना होगा, उसको मजबूर होना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।